खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मोदी सरकार ने काले धन, जाली नोट और देश में बढ़ते करप्शन पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक ऐलान कर सबको चौंका दिया है। इस फैसले के तहत 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए हैं। सरकार के इस ऐलान के बाद से एक तरफ जहां काला धन रखने वालों की नींद उड़ी हुई है, वहीं आम लोग इस फैसले से काफी परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने पास पड़े इन नोटों का अब करें क्या, क्योंकि अब कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब लोगों के पास मौजूद 500 और 1000 के नोट केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। लोगों को 50 दिनों में अपने इन नोटों को अपने बैंक या डाकघर के खाते में जमा करवाना है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि देश की इकोनॉमी कैशलेस हो, लेकिन कांग्रेस को यह फैसला रास नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने इस फैसले को देश के आम आदमियों के लिए बड़ी मुश्किल करार दिया है। बड़ा सवाल यह कि आखिर पीएम मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक क्या वाकई देश की इकोनॉमी की शक्ल और सूरत बदलकर रखने वाला है? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर को सरेशाम मीडिया में जब ये खबर आनी शुरू हुई कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी कौम के नाम खिताब करने वाले हैं, इससे कबल वजीर आजम तीनों फौजों के सरबराहान से मुलाकात भी कर चुके हैं, तो मुल्क के बाशिंदों में बेचैनी और तजस्सुस की लहर का पैदा होना एक फितरी अमर था। सबकी निगाहें टेलीविजन और मीडिया में टिक गई कि आखिर मुल्क में कौन सी आफत आन पड़ी है कि वजीर आजम बराह रास्त कौम से खिताब करना चाहते हैं। किसी ने हिंद पाक हालात की संगीनी के खतरे का इजहार करते हुए किसी हतमी फैसले के ऐलान की पेशगोई की, तो किसी ने यूपी इलेक्शन के मद्देनजर किसी सियासी करतबबाजी के इम्कान का इजहार किया। लेकिन वजीर आजम ने एक अनोखे फैसले का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। अपने 40 मिनट की तकरीर में वजीर आजम ने ब्लैक मनी पर लगाम कसने और सरहद पार से नकली नोटों की आमद की वजह से मुल्क के माशी निजाम पर बुरे असरात मुरत्तब होने की बात करते हुए 500 और 1000 के नोटों को बंद किए जाने का ऐलान किया। इस खबर के बाद जहां मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए जाने लगे, वहीं वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस फैसले से वाकई बदउनवानी पर लगाम कसी जा सकेगी? क्या इस फैसले से पहले हुकूमत को आइन के आर्टिकल 360 के तहत मुल्क में इख्तिसादी इमरजेंसी का ऐलान नहीं करना चाहिए था? वजीर आजम ने सही कहा है कि बदउनवानी, ब्लैक मनी, जाली नोट और दहशतगर्दी जैसे मसाइल मुल्क के लिए नासूर हैं, लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम से इन पर किस तरह असरात मुरत्तब होंगे, इस पर कोई साइंसी मुताला या तफसीलात क्यों फराहम नहीं की गई। मुल्क में बदउनवानी से हासिल बेशतर पैसा बैरून मुल्क जमा है। सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह की तरफ से फरवरी 2012 में यह बताया गया था कि $500 बिलियन तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए बैरून मुल्क जमा है। बीजेपी की तरफ से इस रकम को हिंदुस्तान लाकर शहरियों के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया गया था, जिससे पूरा करने के बजाय आम आवाम के पैसे को ही कागज की रद्दी क्यों बना दिया गया? ये और इस किस्म के अनगिनत सवालात हैं जो माहिरीन मरकजी हुकूमत से कर रहे हैं। क्या हुकूमत इसका जवाब देगी? इस पर कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन नोटों को लेकर हुए इस फैसले का असर मुल्क के आम शहरी पर ही पड़ेगा। माहिरीन ने इस किस्म का इंदिया देकर मरकजी हुकूमत के इस रवैये पर शक व शुबे का इजहार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो जो शक और शुबा पैदा किया जा रहा है इस फैसले को लेकर, उसी पर हम बात करने के लिए इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बिग बुलेटिन में आज इस बहस का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ आलोक जैन साहब मौजूद हैं, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हम उनसे बारीकियां समझेंगे सरकार के इस फैसले के पीछे की। और एजाज अली जुहारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एपी शुक्ला साहब, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। आलोक जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस फैसले को लेकर तमाम तरह के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है वो वाजिब सवाल हैं? जिस तरह से रातों रात ऐलान किया गया कि भाई 4 घंटे के बाद से आपके घर में जो 500 और 1000 रुपए के नोट पड़े हुए हैं वो सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे।
आपको लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और अचानक ऐलान नहीं करना चाहिए था इसका, या फिर इसके पीछे कोई एक खास रीजन आप देख रहे हैं? सर देखिए ऐसा है कि सरकार आपको पता है, ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस चीज को किया है। हाँ। अगर सरकार ने किसी को सोचने का मौका नहीं दिया, अगर ये सब चीज डिस्कशन हो जाता आपस में, तो लोग प्लानिंग कर लेते उस तहत और उस चीज को नाकाम हो जाती। अब इस चीज से भी अगर हमें परेशानी है, आज की डेट में सरकार ने जो काम किया है वो अल्टीमेटली तो काला धन खत्म करने के लिए किया है ना सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे पास पूरे राइट्स हैं, हम किसी भी अपने बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और हम किसी को भी चेक से पेमेंट कर सकते हैं, हम बैंक से डीडी बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि अगर किसी के पास काला धन है तो सर वो उसके लिए ही तो ये काम किया है मोदी जी ने। हाँ, उसी को तो दिक्कत होनी है, उसी को दिक्कत इसी होनी के लिए है। तो ये सब किया जा रहा है। जी, जी। ठीक है, सुदेश वर्मा साहब से लगता है हमारा कांटेक्ट हो गया है। सुदेश वर्मा साहब, मैं आपसे कह रहा था कि बड़ा डेयरिंग डिसीजन है सरकार का, और सरकार की कहीं ना कहीं मंशा भी साफ जाहिर होती है कि वो ब्लैक मनी को लेकर कितनी सीरियस है। ना सिर्फ दिखाया जा रहा है बल्कि अमल में भी लाए जा रहे हैं कुछ कड़े फैसले। लेकिन सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि आनन फानन में क्यों लिया गया ये फैसला, जिससे देश आज इतनी मुश्किल में आ गया है। जगह जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, तमाम ऐसी जगह हैं, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप्स, जहां पर झगड़े हो रहे हैं। कोई 500,000 का नोट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को मुसीबत हो रही है। तो आनन फानन में यह डिसीजन क्यों लिया गया? देखिए समीर अब्बास साहब, ये आनन फानन में लिया हुआ डिसीजन नहीं है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये डिसीजन लिया गया है। और अगर इसको आप कड़ी से जोड़ना चाहें तो आप देखें कि हमने ब्लैक मनी वो बहुत से कानून पास किए, बहुत से टीटी साइन किए, फॉरेन कंट्रीज के साथ साइन होने भी वाले हैं। और उसके बाद हमने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम लाया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब बहुत कड़े फैसले होंगे। तो कड़े फैसले जब इंडिकेट किया गया था तो वो इंडिकेशन इसी ओर था, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है, क्योंकि देखिए जो ब्लैक मनी सर्कुलेशन में है एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट कर दी है। जैसा कल आरबीआई के ऑफिशियल्स भी बता रहे थे कि 100% से भी ज़्यादा ये 1000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में हैं। तो ऐसे समय में ये कौन लोग हैं? क्योंकि हमारे मुताबिक तो देश को दीमक की तरह चाट रहा है ये ब्लैक मनी। और दीमक का अगर आपको इलाज करना है तो आपको दवा डालने पड़ेंगे। ये कड़वा दवा है और इसी दीमक के इलाज के लिए दिया गया है। और इस पर कोई शक और शुबह, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हो सकती है जो आपने बताया, वो लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि सारे मसले हल हो जाएंगे। सरकार ने जब कोई फैसला लिया है तो इन सारे पहलुओं पर विचार करके लिया है और ऐसे ही नहीं लिया है। और ये जो एक्शन है बहुत ज़रूरी था और गेम चेंजिंग एक्शन होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर हमको डबल डिजिट ग्रोथ पर जाना है और जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना है तो जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनको ही इंकरेज करना पड़ेगा। और जो ब्लैक मनी और होर्डिंग में भरोसा रखते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने पड़ेंगे। और ये उसी के कड़ी का नतीजा है ये। ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि जो आम आदमी है उसको मुश्किल में डाल दिया गया है इस फैसले के तहत। क्यों आपको लग रहा है कि यह सरकार का एक गलत फैसला है? देखिए समीर साहब, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहली बार नहीं हुआ है। यूपीए के वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में जो करेंसी थी जिसपे एयर नहीं प्रिंटेड था उसको डिसअलाउ किया था। और उसका भी एम यही था कि भाई ब्लैक मनी रिकवर हो, और वो एक स्टेप था। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। और जो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी है, तो सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी अगर वो ये कहते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे इस मामले को इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, इस फैसले से कौन कौन लोग इस पे, किन लोगों पे असर पड़ेगा? जो छोटे कारोबारी करने वाले हैं, कारपेंटर हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, जो फल बेच रहे हैं, जो फूल बेच रहे हैं, और जो लोग हैं किसानी में हैं, मजदूर हैं, उनके ऊपर इतना इमेंस प्रेशर पड़ेगा कि उसका उन्होंने कोई एडिकेट स्टेप्स नहीं लिए। 86% जो करेंसी थी भारत में उसको आपने इलीगल टेंडर कर दिया बिना एडिकेट स्टेप लिए। क्या आपने ये नहीं सोचा कितना प्रेशर पड़ेगा बैंकिंग के? क्या आपके पास एडिकेट अरेंजमेंट है कि आप उसको फेस कर पाएंगे?
अच्छा, अगर आपकी ब्लैक मनी की नियत थी, ये ब्लैक नहीं, मनी लेकिन सुलेमान साहब बात तो यही हो रही है ना कि ये जो ब्लैक मनी का दीमक जिस तरह से हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को चाट रहा है, उसके बाद भी अगर हम सख्त डिसीजन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आज कम से कम सरकार ने एक सख्त डिसीजन लिया तो है। समीर साहब, भले ही कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, वही वो नाराजगी वही झेल मैं तो रही है आपसे कहना चाह रहा सरकार। हूं ना, इस अरे सर सुनिए तो जो अब जी सुनिए तो सख्त डिसीजन मैं आपको बता देता हूं। सख्त डिसीजन कौन, जिसके पास ब्लैक मनी है, कौन वो कैश में रखता है? या तो प्रॉपर्टी में होता है या गोल्ड में होता है। आम बात है, सबको मालूम है, या प्रॉपर्टी में होता है या गोल्ड में होता है या शेयर्स मार्केट में लगा होता है, इस तरह से होता है। उसकी आपने जो फ्लो है वो उसको आपने चेक किया, क्या स्टेप लिया, या जो बाहर विदेशों में स्टैश्ड अब्रॉड है, जो बाहर के स्विस बैंक्स में और मुख्तलिफ बैंकों में जो लगा है पैसा, उसके लिए आपने क्या रिकवरी के लिए आपने क्या स्टेप लिए? पनामा पेपर्स आए थे जिसमें बहुत से लोगों के नाम थे जो बीजेपी से बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखते थे। पनामा पेपर्स पे आपने क्या स्टेप्स लिए? आपने बीजेपी के एमपी आर.के. सिंह साहब ने, नहीं आपने सुन लिए सर, सुदेश जी एक मिनट। आर.के. सिंह साहब ने ये कहा था, बीजेपी के एमपी हैं, बिहार इलेक्शनों में कि टिकटों के लिए पैसा मांगा जा रहा है बीजेपी के कैंडिडेट से। कैसे लिए थे बीजेपी ने पैसे? वो चेक से लिए थे, ड्राफ्ट से लिए थे, ये बता दें। मोदी जी का जो जुमला था कि 80 लाख करोड़ रुपए बाहर मुल्कों में है, वो हम वापस लाएंगे, हर भारतीय को 15 लाख रुपए देंगे, वो भी बता दें कब लाएंगे, कब अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, आप 15 लाख, मुझे पता था आज आप जरूर जिक्र लाएंगे ये 15 लाख का। 15 लाख हर अकाउंट में तो नहीं आए। ठीक है सुदेश वर्मा जी, मुझे दूसरे मेहमानों को भी बहस में शामिल करना है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये उठाया जा रहा है, दूसरी पार्टियां भी इस मसले को उठा रही हैं कि भाई 500 और 1000 के नोट बंद करने से जो विदेशों में रखा काला धन है वो इंडिया कैसे आ जाएगा, जो आपका वादा था। देखिए समीर अब्बास साहब, विदेशों में रखा वाला धन, आपको याद होगा जब आरबीआई के ऑफिशियल्स ब्रीफ कर रहे थे, उन्होंने आपको बताया था कि 2011 से लेके 2014 तक एक ब्लैक मनी का बहुत सर्कुलेशन बढ़ा है इस देश में। क्यों बढ़ा है आप खुद सोचिए। वही वो वक्त है जब हम बात कर रहे थे फॉरेन में रखे हुए जो स्टैश्ड मनी थे, अनअकाउंटेड मनी थे जो फॉरेन कंट्रीज में रखे हुए थे। उस समय जब एसआईटी की बात हुई, यूपीए सरकार ने एसआईटी नहीं सेटअप किया, हम आए उसके बाद सेटअप किया। इन्होंने पूरा मौका दिया उन लोगों को कि हवाला रूट के तरह वो पैसा को विड्रॉ करें और फिर उसको देश में लाएं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया ना सुदेश जी, ये आपको प्रूव होगा। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है तिल मिला रही है। इन्हें पता है कि वो सारे पैसे सुदेश जी, वो तो आपने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया ना एसआईटी का गठन, पूरे देश में, उसका भी क्रेडिट आप खुद ही ले लिया आपने। देश में समीर अब्बास साहब, पूरे देश में सिर्फ 2 करोड़ लोग हैं जो ब्लैक मनी के होंगे। 125 करोड़ में से ये 2 करोड़ लोग एलिट हैं जो हमेशा सत्ता के साथ रहे, सत्ता की दलाली में रहे हैं। ये वैसे लोग हैं, ये एक्शन उनके खिलाफ है। गरीब आदमी तो बहुत खुश है। आप बात करिए लोगों से, लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत सही कदम उठाया है, क्योंकि ये लोग जो सत्ता की दलाली कर पैसा बनाए देखिए थे, सुदेश इस जी, पैसे के खिलाफ एक्शन आपको पता नहीं है, सबको मालूम है प्रॉपर्टीज में, गोल्ड में और शेयर मार्केट में और फॉरेन अकाउंट्स में पैसे, उस पे आपने क्या स्टेप्स लिया? क्या स्टेप्स लिए आपने उस पे? कोई कदम आपने नहीं लिए। आज आप कहते हैं आपने बहुत बड़ा काम किया। ये एक स्टेप है, हम मानते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और आपने 1000 का नोट बंद करके 2000 का दे दिया, तो क्या इससे ब्लैक मनी और ये वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है कि हम इस पर क्रेडिट नहीं लेंगे। ठीक है, इस पर क्रेडिट लेंगे। ठीक है। एपी शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एपी शुक्ला साहब, एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई 500 और 1000 का नोट बंद किया गया है और 500 और 2000 का नोट शुरू किया जा रहा है, इससे करप्शन कैसे रुक जाएगा? इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, और क्या ये वाजिब वजह आपको नजर आती है करप्शन खत्म करने की या कम करने की? देखिए, करप्शन खत्म करने से पहले सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 500 1000 का नोट जो बंद किया, 500 और 1000 का, इसका अपने इकोनॉमी पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। ये सब पॉलिटिकल माइलेज के अलावा किसी के मतलब बीजेपी कांग्रेस आपस में तू मैंने करने से ज्यादा ये सोचना चाहिए कि हमारे देश। सुदेश जी एक मिनट, सुदेश जी एक मिनट। शुक्ला जी कुछ जो बोल रहे हैं उसको भी सुन लीजिए। हमारे देश की तरक्की में ये जो कदम हमारे प्रधानमंत्री ने इतना साहसिक कदम जो उठाया है, जो आगे चल के हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे रोजगार के लिए कितना काम आएगा, इस पे डिबेट करना सबसे ज़्यादा वाजिब होगा।
रही बात की ये नोट का जो सर्कुलेशन बंद किया है, ये कोई ऐसे डिसीजन बता के नहीं होते हैं। ऐसे डिसीजन बताएंगे तो लोग इमीडिएटली उसके बारे में कुछ न कुछ अपने जुगाड़ शुरू कर देंगे कि हम कैसा करें, कैसे एडजस्ट करें, कहाँ ट्रांसफर करें, ये सारी चीजें। तो ये चीजें जैसे पुलिस भी कोई ऑपरेशन करती है, सरकार करती है, अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो ये सारी चीजें बता के नहीं होती हैं। चोर को पकड़ने जाना बता के जाएंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे मेन मुद्दा तो यही है कि ब्लैक मनी को कर्ब करना है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, टेररिज्म को रोकना है, स्मगलिंग को रोकना है, जो लोग करप्ट हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, वो धन कैसे सिस्टम में आए। जहां तक सभी लोग कह रहे हैं कि करीब 15 लाख करोड़ रुपए ये ब्लैक मनी का और जो भी है स्मगलिंग का ये पैसा अंडरग्राउंड है। तो वो पैसा अगर 15 लाख में से मैं ये मान के चलता हूँ 10 लाख करोड़ भी सिस्टम में अगर आता है, तो हमारे महानुभावों को ये मालूम होना चाहिए कि आज जो हमारे सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं, जो उसमें लिक्विडिटी की कमी है बहुत बड़ी, वो दूर हो जाएगी। जी, कासा अकाउंट, नए नए अकाउंट खुलेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू होंगे, उससे बैंक फायदे में आएंगे। तो देश के लोगों को जब मिलेगा, जैसे लोन बांटेंगे, सस्ता लोन हो जाएगा, तो ये सारे लोगों को फायदा होगा। अभी रही बात थोड़े समय के लिए कि जैसे अचानक डिसीजन लिया गया है, लोग प्रिपेयर नहीं थे। हाँ, डेफिनेटली छोटे लोग हैं जहाँ पे स्मॉल सिटीज़ में, टाउन्स में, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे कुछ न कुछ नोट 1000 की, 500 की उनके जेब में भी होती है, उनके घर में भी होगा, उनको थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट वो बैंक में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके जो भी उनके करीब हैं वो जमा किया जा सकता है। और गवर्नमेंट ने बोला है कि 2 लाख तक के लिए हम नहीं, यानी आपके हिसाब से भी लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए इस फैसले को तो फायदे नजर आते हैं। ठीक है, एजाज अली जौहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एजाज अली साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले को उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, और ये हम सभी को पता है कि पंजाब और यूपी में अभी इलेक्शन आने वाले हैं। आपको लगता है कि बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है कि अब वो जनता के सामने जा सकती है और कह सकती है कि देखिए हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, काले धन के मुद्दे पर, जाली नोट के मामले पर कितनी सीरियस है, उसने इतना बड़ा कदम उठाया। आपको लगता है इसका फायदा होने वाला है बीजेपी को? बिल्कुल नहीं होगा। ये इनका एक प्लान है, एक तजुर्बा करने जा रहे हैं, नया तजुर्बा करने जा रहे हैं। ये अंधेरे में तलवार चला रहे हैं। इनको खुद नहीं मालूम, ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद एतमाद नहीं है कि क्या होने वाला है। 24 घंटे हुए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि सरकार कॉन्फिडेंट नहीं है? खासकर क्यों? वजह तो ये इनके कहने से, ये मैंने जेटली साहब का स्टेटमेंट सुना, मैंने मोदी साहब का, मोदी जी का स्टेटमेंट सुना, दोनों खुद कॉन्फिडेंट। उनके जुमले जो आप सुनिए, खुद कॉन्फिडेंट नहीं, बस ऐसे ही कर दिया है इन्होंने। अब वो खुद जो है सोचने में लगे हैं कि क्या करें, क्या होगा नेक्स्ट। अभी जो है टोल का जो है इन्होंने कैंसिल किया, एक स्टेप था इनका जल्दबाजी में, फिर इन्होंने स्टॉप किया कि कितना नुकसान हुआ, टोल कट गई, टोल में रश आ गया था। बाकी जो हमारी इकानमी ज़राअत पे है, 70% इकानमी जो अपने गाँवों में है, गाँव में लोग अक्सर जो है अपना फसल बेच के कुछ पैसे जमा करते हैं अपने बच्चों की शादियों के लिए, पढ़ाई के लिए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और वो कैश में ही जमा करते हैं, और उनको खर्चा बिल्कुल हाँ कैश पे जमा करते हैं। और कभी कभी आपके शुमाली हिंदुस्तान से ज़्यादा, मैं जनूबी हिंदुस्तान से हूँ, यहाँ पर जो है लोग, ख़वातीन जो है अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड रखते हैं। आज ही 24 घंटे में जो गोल्ड में जो हंगामा हुआ है, कम से कम 15 से 16% जो है रेट डबल बढ़ गया है। और ये सब पैसा जो है ब्लैक मनी एक्चुअली अभी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट हो चुका है। बाकी जो पैसा सर्कुलेशन में है वो आम आदमी के पास है, आम आदमी के पास है, जो छोटी मोटी शॉपिंग कर लेता है, थोड़ा बहुत जो है अपना काम चला लेता है, थोड़ा बहुत बचा लेता है। और अब इसका असर उल्टा होगा। इसका जवाब देना चाहेंगे? एजाज अली जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि परेशानी जो है वो सिर्फ आम आदमी को हो रही है, लोअर मिडिल क्लास को हो रही है। जो धनासेठ लोग हैं उन्होंने तो अपना इंतजाम कर रखा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। अब्बास साहब, थोड़ा और परेशानी आम आदमियों को हो रही है। लॉजिकली बात करें, थोड़ा सा लॉजिकली बात करें, ठीक है कि 500 का नोट गरीबों के पास भी होगा, आम आदमी के पास भी है, मिडिल क्लास के पास भी है, लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ा विंडो दिया है
वो सारे रुपयों को बदला जाएगा। आज तो बैंक भी बंद था, अभी कौन सा आपको आफत दिख गया? मैं तो जिससे भी बात किया वो लोग बहुत खुश थे कि किसी ने तो ब्लैक मनी के ऊपर इतना सिंसियर अटैक किया, क्योंकि सिर्फ ब्लैक मनी का मुद्दा नहीं है, टेररिज्म फंडिंग का मुद्दा है। हम हमेशा बात करते रहे हैं कि टेररिज्म को अगर रोकना है तो टेररिज्म का जो बैकबोन है फंडिंग, उसको रोकना पड़ेगा। आपको पता है किस तरह से पैरेलल 500 रुपया के नोट और 1000 रुपया के नोट चल रहे थे कि लोग शक करते थे, लेने में भी बड़ा गौर से दिखते थे, और उसके कारण भी ये स्टेप लेना पड़ा है जो सरकार ने एक्सप्लेन किया है। तो हमें लगता है कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास भी जो पैसा है, अकाउंटेड मनी है, उसको वो एक्सचेंज कर सकता है। सरकार ने एक विंडो दिया है, और जिसके पास जैसे भी पैसा है आप वैसे भी बैंक में जमा कर सकते हैं, ज्यादा पैसा है तब भी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, जैसा मोदी जी ने बोला है। ये सेलिब्रेट करिए, इंटेग्रिटी को सेलिब्रेट करने का पर्व है दिवाली के बाद। ऑनेस्टी को आप सेलिब्रेट करिए इस देश में, और कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए। ये देश को बनाने की बात है। हम कोई पर्सनल ईगो या पर्सनल सेल्फ के लिए नहीं किया है हमने, ये राष्ट्र हित के लिए किया है। राष्ट्र हित के लिए हम सबको एक होकर सोचना पड़ेगा। चलिए सुलेमान साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। वो कह रहे हैं जब राष्ट्र को बनाने की बात हो रही है सबको एक साथ आना चाहिए, आप अलग क्यों हो रहे हैं? मैं ईमानदार फैसले की बात करें, हाँ मैं सुन लिया, मैंने सुन लिया नहीं, हमने सबसे पहले यही बोला कि भाई ब्लैक मनी में ये एक स्टेप छोटा हो सकता है, लेकिन बिना अरेंजमेंट के आपने जो किया है सही नहीं है, और इतनी नीयत साफ है और काला धन लाना है। तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ सुदेश वर्मा जी से कि पनामा पेपर, जो एक्सप्लोजिव पनामा पेपर्स हैं, जिसमें बहुत से लोगों के नाम है जो बीजेपी से बहुत करीब हैं, उस पर क्या एक्शन लिया? जो काला धन रियल एस्टेट में है उस पे क्या एक्शन लिया? जो विदेशों में है उस पे क्या एक्शन लिया? जो गोल्ड में और शेयर मार्केट में उस पे क्या एक्शन लिया? सुलेमान साहब, अभी जो एक्शन लिया गया है आप उस पर बात कीजिए ना। बहुत सारे और मुद्दे हो सकते हैं, जब उन पर बात होगी तब क्या आप मेरी एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए, चलिए एक बात जी, एक बात और सुनिए समीर साहब, एक बात और सुनिए। अभी वो कह रहे थे, अभी आपसे सुदेश जी से पहले बोल रहे थे, सुदेश जी सुनिए, वो बोल रहे थे कि लोग अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा करते हैं। कोई किसान है, छोटा किसान है, 10 साल से जमा कर रहा था, 1000 और 2,000 रुपए करके जमा कर रहा था। किसी के पास 8-10 लाख रुपए शादी के लिए, 5 लाख रुपए जमा है और कैश में उसने जमा करे हुए या अकाउंट नहीं है। 40% लोगों के पास भारत में अकाउंट नहीं है अभी, तो बहुत से लोगों के पास कैश है। वो आप कह रहे हैं जाके डिक्लेयर कर दिए, लोगों को तो यही डर है वो डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीजें हैं। आपके पास 30 सितंबर तक आपने विंडो दी थी डिक्लेयर करने के लिए अनडिस्क्लोज मनी, तब आपने क्यों नहीं डिमोनेटाइजेशन किया? इसे इलीगल टेंडर उस टाइम कर सकते थे, उस टाइम क्यों नहीं किया आपने 30 सितंबर से पहले? वो भी कर सकते थे। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सुलेमान साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर ब्रेक के बाद। और हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, बहुत सारे सवालात हैं लोगों के मन में और हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके मन में भी। उन तमाम सवालों को उठाने के और उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देश की इकोनॉमी में ब्लैक मनी नाम का ये जो जहर घुला हुआ था, इस पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई है उसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक वाकई देश की इकोनॉमी की शक्ल सूरत बदल कर रखने वाला है? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सवालात भी बहुत सारे हो रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार के इस फैसले को लेकर। सुदेश वर्मा साहब, सबसे तीखा सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उछाला गया है सरकार की तरफ से। उनका यह आरोप है कि आपने दरअसल अपने जानने वाले लोगों से, बीजेपी के नेताओं से, सुखबीर बादल, शरद पवार जैसे नेताओं से सेटिंग कर ली, पहले ही उन्हें सब कुछ बता दिया गया अपने डिसीजन के बारे में, और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। इसीलिए आज वो नेता भी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं जिन पर खुद कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब अनर्गल बातें हैं जो सिर्फ आम आदमी ही सोच सकती है, क्योंकि इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है। जब सीक्रेसी रखे गए थे तो आप समझ सकते हैं कि देश में बहुत चुनिंदे लोगों को ही मालूम होगा, और इसीलिए इसे सर्जिकल स्ट्राइक बोला भी जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद आकर टीवी पर बोलते हैं ये बात। आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकती है, इमेजिन कर सकती है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी सक्षम है, उस पर रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
किसी भी पार्टी को। नहीं, वो कह रहे हैं चाहे उस हमने पर काफी corruption लगे चिंतन हो मंथन नेताओं किया को इस या न पर, लगे हो, बहुत सारे इस step- अर्थशास्त्रियों से इस बात step की और को उसके बाद welcome हम इस करना नतीजे पर पहुंचे। देखिए और मैं बता रहा हूं आपको कि जो भी नेता हैं पॉलिटिक्स में हैं उनको ये वेलकम करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता उनके तरफ देख रही है। और मैं आंकड़े बता दूं बार फिर से दोबारा कि सिर्फ 2 करोड़ लोग हैं जो एलिट हैं, जो पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखे हुए हैं। 125 करोड़ में से आम जनता बहुत खुश है, इस गलतफहमी में कोई भी न रहे। हमने भी देखा है, अपने सर्वे किया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो भी आ रहा है फोन, जो भी बात कर रहा है, बोला ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। तो गलतफहमी में कोई भी नेता न रहे इस बारे में। सुलेमान साहब, सुदेश वर्मा कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे, और अरुण जेटली को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पीएम शुरू से ये मानते थे। सुलेमान साहब सुनिए, अरुण जेटली साहब ने ये कहा कि मोदी साहब शुरू से ये मानते थे कि पिछले 10 सालों में जैसे सरकार चलाई गई, सिर्फ फाइलों पर साइन करने की भूमिका रही पीएम की, लेकिन मैं वैसा नहीं चलाना चाहता सरकार को। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे डिसीजन लूं जो देश की जनता पर सीधे इंपैक्ट डाले। देखिए, अगर आपने ये कहा कि सरकार फाइलों पे साइन करने वाली बात आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलाई, तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ और आप याद रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कर दिया, चाहे वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे 10 साल एज अ प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह को लोग याद रखेंगे। उन्होंने रियल काम किया। यहाँ पर तो प्रोपेगेंडा ज्यादा है, जुमले ज्यादा है और काम कम है। इसमें भी मैं यही बोलता हूँ। ये कहते हैं ना कि सब लोग बहुत खुश हैं। सुदेश जी, मुझे नहीं मालूम कि आप मिक्स रिएक्शन है, मैं कह भी रहा हूं, लेकिन बहुत आम लोग या जो रोज कैश में ट्रांजैक्शन करते थे, जैसे उनकी आमदनी ही कैश में है, 400, 500 हजार, लेबरर्स, वेंडर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, प्लम्बर, किसान, फूल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, उन सब का डिस्टर्ब है। आपको पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्यों। यानी कितने लोग तो मुझे मिल चुके हैं सुबह से, वही कह रहे हैं। और आपने असली ब्लैक मनी जिसे कहते हैं ना, ये तो बहुत छोटा वो है। आपने जो मलाई फॉरेन अकाउंट्स में स्टैश्ड है, जो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, वो क्यों नहीं आप करते? उस पर करें ना क्रैकडाउन आप। पनामा पेपर्स में बीजेपी के बहुत से लीडर्स का क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, बीजेपी के लीडर्स का, जिनका नाम आया, उसको क्यों नहीं खोलते आप? हम तो ये कहते हैं। ठीक है, आलोक जैन साहब, सुलेमान जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये बहुत छोटा अमाउंट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है, जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है, दरअसल असली जो ब्लैक मनी है वो तो विदेशों में जमा है। ऐसा है कि जो सर बार बार कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट हो गया है, इन लोगों ने पहले से बता दिया था। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने मेरे को प्रॉपर्टी बेची, आपने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो अल्टीमेटली पैसा मेरे पास भी तो ब्लैक आ गया ना। वो अल्टीमेटली करेंसी तो सर्कुलेशन में है ही ऑलरेडी। और सर जो बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी, एक रिक्शा वाला, एक चाट वाला, एक ठेले वाला, जो कि जिसकी आमदनी 2000 रुपए है, 1000 रुपए है, गरीब किसान है। सर आपको पता है, आपने जियो पढ़ा है ध्यान से, जियो में साफ साफ लिखा है कि आप बैंक में जाके 4000 रुपए एक्सचेंज कर सकते हैं अपने, आपको नई करेंसी मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम कहां है? और हमारे देश की मिलिट्री सड़क पे खड़े होके, सड़क पे खड़ा, सर मैं एक सेकंड, वो सड़क पे खड़े होके क्या करे जिसने अपनी जान देती है। अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए बैंक से निकाले थे और अब वो पैसे को लेने को तैयार नहीं। मिल गए तो सर आप जो वो क्या करें? कल मिल जाएंगे, समस्या तो है ना। आज और बैंक में अकाउंट खोलिए, शादियों में कैसे देंगे पैसे? एक दिन के अंदर आज और कल 4000 रुपए आपको जिसको भी पेमेंट करनी है चेक से कर दीजिए पेमेंट। अरे नहीं, बात अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अकाउंट भी है उसके आज और कल उसे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसका जवाब दें आप। अरे आलोक जी, ये तो सुनिए, आज और कल मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जो मजदूर है वो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसको जब पैसा आज नहीं मिलेगा तो उसके यहाँ खाना नहीं बनेगा। आज भी और कल भी। कल कमाएगा मजदूर, अगर कल पैसे कमाएगा तो उसको नई करेंसी और उसके मिलेगी बाद मार्केट संडे से। है, मंडे को गुरु नानक करूंगा तो उसको नया पैसा मिलेगा ना। बिल्कुल। सुदेश वर्मा साहब जवाब देना चाह रहे हैं। परेशानी है सिर्फ आज नहीं खाएगा ना वो, आज भूखा सोएगा और कल भी सोएगा भूखा। 2 दिन भूखा सोएगा वो। सुदेश वर्मा साहब मानते हैं आप? साहब ने बोला 2 दिन आप भूखे सो जाएंगे। जी नहीं, अभी सुलेमान साहब ने बोला, 2 दिन की परेशानी है, समीर 2 दिन अब्बास आप भूखे साहब, अभी सोएंगे। सुलेमान साहब ने बोला कि 40% लोग ऐसे हैं जिनका बैंक खाता नहीं है। मैं उनके डेटा को अपडेट कर देता हूं। जनधन योजना के तहत 25 करोड़ से भी ज्यादा खाते खुले हैं, 25 करोड़ से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग खाते हैं। उसके अलावा ये स्टेप लेने के पहले बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर अकाउंट आज भी नहीं है तो अकाउंट खोल सकता है, अकाउंट में जमा कर सकता है, ये उसका पैसा रहेगा। ट्रांजैक्शन आप चेक के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास विल है तो वे है, और देश को सोचना पड़ेगा
प्रधानमंत्री 40% लोगों का कोई भारत की ले रहा है, बहुत आबादी का सोच के लिया है 40% लोगों का और बैंक उसको अकाउंट समर्थन नहीं है करने आज की भी। जरूरत है। आज भी नहीं है थोड़ी बहुत 40% मुश्किलें लोगों का होंगी, बैंक अकाउंट। लेकिन उन अरे जरा मुश्किलों अपडेट से करिए आप अपने निजात फैक्ट। पाया जा सकता है। हाँ मेरा भैया, बात ठीक है। कुछ एपी बोलना शुक्ला चाहता साहब हूं हमारे आपसे। साथ मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। एपी शुक्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई इस फैसले के बाद यह कहा जा सकता है कि सरकार और हमारा देश कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, कैशलेस इकोनॉमी पूरी तरह से हो जाएगा ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, वो समय बताएगा आगे चल के। परंतु ये जो ऐतिहासिक फैसला है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और हमारी इकोनॉमी जो धीरे से बढ़ रही थी, ये बहुत तेजी से बढ़ेगी। अभी हम कुछ पैनलिस्ट से ये एग्री करते हैं कि थोड़े समय के लिए, सिर्फ थोड़े समय के लिए हमारे जीडीपी पे भी फर्क पड़ सकता है। एक आध क्वार्टर के लिए, 2 क्वार्टर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, परंतु इसमें जो है, जैसे आप देखेंगे कि रिटेल सेल्स है वो थोड़ा कम हो सकता है। जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंट, उनको जो पैसे मिलते थे छोटे छोटे वो कम हो जाएंगे। हाउस होल्ड का परचेज कम हो जाएगा। सर्विस सेक्टर को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एसएमई सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एग्रीकल्चर एंड उनसे जो जुड़े चीज़ें हैं, जो सामान खरीदते थे इमीडिएटली गए 500,000 2,000 में खरीद लेते थे। फर्टिलाइजर वगैरह है, किसी को एक ही बोरी खरीदना है तो 400-500 में खरीद लेता था, उसमें समस्याएं आएंगी, परंतु वो टेम्परेरी है। हाँ। वो टेम्परेरी है और देश को अगर आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए इतना तो अपने कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। हमारे सरहद पे सैनिक अपने जान की कुर्बानी दे रहे हैं, हम कुछ दिनों के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते। सही बात। तो इस तरह से अपने को सोचना पड़ेगा कि मुझे लगता है जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे बहुत सारी चीजों को, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले सुरजेवाला जी ने कल जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी कांग्रेस बीजेपी के सॉरी मोदी जी के इस कदम की तारीफ की। ऐसा उन्होंने फुली डिनायल नहीं दिया कि ये दूरगामी परिणाम होगा, परंतु लोगों की भावनाओं का, लोगों की परेशानियों का ध्यान रखना चाहिए था सरकार को, ऐसा उनका बिल्कुल। एजाज अली साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज अली साहब, आपको लगता है कि ये जो लोगों को परेशानी हो रही है, इसे बेफिजूल का मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष है और सरकार ने एक डिसीजन लिया, उसके खिलाफ ही बात करनी है, या फिर आपको लगता है वाकई ये प्रॉब्लम्स इतनी जायज हैं कि जब देश की इकोनॉमी को सुधारने की बात हो रही हो तो हम इनका जिक्र करें? नहीं, ये प्रॉब्लम तो है ही, अभी और प्रॉब्लम आने वाली है। इन्होंने ना कोई एनालाइज किया कि 125 करोड़ लोगों के पास जैसे 50-50 हज़ार का इन्होंने परमिशन दिया है, अगर 50,000 और 125 करोड़ के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करें तो इतना पैसा बैंकों में कब एक्सचेंज होगा? कितने साल लग जाएंगे? कितने साल लगेंगे? क्या इनके बैंकों में इतना पैसा है? ना इतना पैसा रेडी है। और ऐसे कैसे अपने गांवों में, खरियों में जो लोग हैं, इनको कोई सिस्टम ही नहीं मालूम। अभी इनका कोई खाता खुला है, जो भी खाते खुले थे ना, ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, वो सिर्फ बैंकों से 100 रुपये 1000 रुपये डाल के छोड़ दिया है, ऑपरेशनल नहीं है। तो ये इनको कोई सिस्टम ही नहीं मालूम। पहले पब्लिक को एजुकेट करें, इसमें सहूलत करें, और छोटे तबके को जो है बैंकिंग से फाइनेंस मिले, सब आगे है। जब ये कुछ समझ, ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना बड़ा है हमारा, बिल्कुल छोटा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको पहले सुधारें और बाहर का इन्वेस्टमेंट आए, जब जाके कुछ ये सब इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी बहुत जल्दी कर दिया इन्होंने, इसका जो है तो आपके हिसाब से जल्दबाजी में लिया गया फैसला ये है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि बड़े और कड़े फैसले अचानक ही लेने पड़ते हैं, ये सरकार ने कहा है। और बार बार ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि जब ब्लैक मनी पर एसआईटी बनी थी तभी से प्लानिंग शुरू हो गई थी इस पूरे मसले की, तो काफी प्री प्लान्ड वे में इस फैसले को अंजाम दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आखिरी दौर होगा इस बहस का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो बात हो रही है पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, आखिरी दौर में यह बहस पहुंच चुकी है। हमारे साथ एपी शुक्ला साहब मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। शुक्ला साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब आप खुद कह रहे हैं कि सरकार का यह बड़ा डेयरिंग फैसला है और इससे देश की इकोनॉमी सुधरेगी लॉन्ग रन में, तो फिर मार्केट ने, बाजार ने आज उल्टा क्यों रिएक्ट किया? बाजार जिस तरह से धड़ाम हुआ, 1689 पॉइंट सेंसेक्स गिरा,
निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए और रुपया भी टूटकर 66 रुपए 90 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। इस तरह से क्यों रिएक्ट किया फिर मार्केट ने? देखिए, इसका असर सिर्फ 500,000 रुपए के नोट बंद करने से नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि सुबह मार्केट खुलने से पहले ही अमेरिकी बाजार जो है, अमेरिका का जो डाउ फ्यूचर है, जो बड़ा ही जैसे हमारा बीएसई का सेंसेक्स माना जाता है, वो करीब 550 पॉइंट लुढ़क गया था। और सिर्फ अमेरिका का ही नहीं और दूसरे देशों के भी जो थे मार्केट, वो धराशायी हो रहे थे। तो हमारे मार्केट ने भी उसी को फॉलो किया, इसलिए कि अभी हमारा मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट नहीं रहा, ये ग्लोबल मार्केट है और इकोनॉमी में कुछ भी उठा पटक होता है। जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था, कोई फर्क नहीं पड़ा शेयर मार्केट पर, क्योंकि ये खुद अरुण जेटली वित्त मंत्री जो हमारे हैं वो खुद कह रहे हैं कि भाई 500 और 1000 का नोट सर्कुलेशन में इतना ज्यादा है कि 85-86% यही नोट है, और अगर उसको एकदम से खत्म कर दिया जाता है तो इसका असर मार्केट पर नहीं दिखेगा। जी, इसका असर थोड़ा बहुत जरूर दिखेगा, लेकिन जो आपने देखा होगा आज पूरे सत्र के दौरान कि सबसे ज्यादा असर जो हुआ अमेरिका के इलेक्शन का हुआ, और रिजल्ट के बाद आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द मार्केट जो ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया, जो पहले मार्केट में डर था कि ट्रंप साहब का बहुत नेगेटिव अप्रोच है, लेकिन उन्होंने जैसे ही उनको विक्ट्री मिली और उन्होंने आके अपने इलेक्शन जो कैंपेन हाउस था वहां से जो स्टेटमेंट दिया, उसका मार्केट पे तुरंत ही बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और क्लोजिंग में मार्केट ने सिर्फ करीब 300 पॉइंट का ही नेगेटिव दिया, करीब आप देखेंगे 1400 पॉइंट की रिकवरी हुई। तो बहुत सारे इंडेक्स जैसे फार्मा बहुत कई दिनों से गिर रहा था, वो सबसे ज्यादा रिकवर किया, बैंक सबसे ज्यादा रिकवर किए। बिल्कुल। आलोक जैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर इस लॉन्ग टर्म में सरकार के इस फैसले को एनालाइज किया जाए तो आपको लगता है बहुत सारी अनअकाउंटेड मनी जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आते हुए हम देख रहे हैं? बिल्कुल यही टारगेट है सरकार का भी। आप देखेंगे कि सरकार और खासकर मोदी जी हमारे, उनका हमेशा ये रहता है कि वो ना आदमी की मेंटालिटी को हिट करते हैं। वो स्वच्छ भारत अभियान लेके आए, लोगों की मेंटालिटी हिट हुई। हमारे बच्चे भी बोलते हैं कि आप सड़क पे बोतल क्यों डाल रहे हो, हमें रोकते हैं। पहले लोग बिजली की चोरी करते थे, जब से प्राइवेटाइज किया हर व्यक्ति अब बिजली का पूरा बिल पे करता है, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हर व्यक्ति बिजली की चोरी करता था। तो ये माइंडसेट चेंज करने की स्टाइल है और इससे भी माइंडसेट चेंज आएगा। अल्टीमेटली लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि जो अनअकाउंटेड मनी है आप बैंक अकाउंट खुलवाइए और बैंक में डालिए सर, ताकि वो अनअकाउंटेड मनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आ जाए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं सर जो पहले कहते थे कि जी मैं 5 लाख रुपए की रिटर्न भरूंगा सिर्फ, अब फोन करके बोलते हैं जैन साहब हमारी 15-15 लाख रुपए की रिटर्न भरवाइए आप। तो बदलाव आ रहा है सर, इसका बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, क्या इसीलिए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी को स्टडी कर लेना चाहिए था, उसके बाद बयान देना चाहिए था सरकार के इतने अहम फैसले पर? देखिए अरुण जेटली जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, हम तो मालूम है, पहले भी हम जुमले सुन चुके हैं, लेकिन हमारा कंसिस्टेंट एक स्टैंड है कि ये एक स्टेप हो सकता है, लेकिन इसका सही इंतजाम होना चाहिए था। जो आम जनता को इससे परेशानी होगी उसका कैसे उससे निपटा जाएगा, और जो ब्लैक मनी बाहर विदेशों में है और पनामा पेपर्स में जिनके नाम है, जो रियल एस्टेट में है, स्टॉक मार्केट में है, गोल्ड में है, उस पर क्यों नहीं आप कहते हैं जो आपने जुमला दिया सर्जिकल स्ट्राइक्स का, वो क्यों नहीं करते आप उस पर? ये सवाल का जवाब दें। सुदेश जी देखिए, ऐसा लगता है समीर अब्बास साहब, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान साहब बोल रहे हैं और बाकी भी प्रवक्ताओं ने बोला है, बहुत से चैनल ने मैंने उनको भी सुना है, ऐसे लग रहा है कि ये पर्सनली कहीं हर्ट हो गए हैं। आम आदमी से आप बात करिए, वो बहुत खुश हैं। आम इंसान जो है वो बोल रहा है कि कुछ हो रहा है देश में, कि जो लोग जो हैं जो ब्लैक मनी पर बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते थे, अनअकाउंटेबल वेल्थ के ऊपर जो मर्जी करते थे, उन पर अटैक किया है मोदी जी ने। लेकिन कांग्रेस मिलाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा वाकई में। मतलब कांग्रेसी जो है इनको रिएक्ट करने के पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, बाद में विड्रॉल सिंड्रोम आ जाएगा, क्या फायदा? यही सर्जिकल स्ट्राइक अगर मोदी जी ने सोच समझ के किया है तो आप जो भी बोल रहे हैं उनके एड्रेसेस होंगे, उनके रिजोल्यूशंस होंगे। आप ये मत सोचिए कि ऐसे ही एक रात को बैठे और सुबह अनाउंस कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। 6 महीने से प्रिंटिंग हो रहा है, आपको पता है। इन सारे बिंदुओं पर बारीकियों से चर्चा हुई है,
अरे भैया, और हम उनके आपसे ये कह resolutions रहे हैं कि आपको जहाँ मिलेंगे। असली ब्लैक तो मनी ये है, वो क्यों नहीं criticism खोलते आप? मुझे लगता है अभी तो हमने कहा एक दिन आज ब्लैक बैंक मनी नहीं को बनता, निकालने का एक कुछ हुआ ही स्टेप हो नहीं। सकता है। एक दिन 2 दिन तो इंतजार कर लीजिए। सुलेमान साहब, informal लेकिन sector जिस है, बात का unorganized जिस sector है, बात का उसको जिक्र नुकसान- सुदेश इससे जी कर परेशानी रहे हो हैं रही कि है आपको उससे। लगता है कांग्रेस के सामने इस वक्त कैश 22 की सिचुएशन है कि क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि जनार्दन द्विवेदी जो आपके नेता हैं उन्होंने वेलकम किया सरकार के इस डिसीजन का, लेकिन चिदम्बरम साहब इसके खिलाफ नजर आए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट किया जाए, क्योंकि बीजेपी बार बार कह देती है कि जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं वो इस फैसले के खिलाफ हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी कह सकती है जो चाहे, उनकी मर्जी है, अपने जो चाहे कहें। चिदम्बरम साहब ने एक बात और कही है, जो रिप्रिंट होगा, नया नोट दिया जाएगा, उसको रिप्रिंट करने में 20,000 करोड़ रुपए करीबन लगेंगे, उसको रिप्रिंट करने में भी जो उस पे कॉस्ट आ रही है। तो आपको क्या उसको भी लगता है, देखना है इसमें सरकार को। कैलकुलेशन में नहीं लिया होगा क्या? 20,000 करोड़ से, या सत्ता एग्जैक्ट में फिगर है, मुझे नहीं पूरा याद आ रही कैलकुलेशन में है, लिया गया होगा ना? वो भी एक बात कही है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अरे साहब, आप ना, आपसे तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जो विदेशों में पैसा है, जो स्टॉक मार्केट में पैसा है, उसे क्यों नहीं आपने उस पे अभी तक कोई वो एक्शन सवाल तो आप लिया? पूछ पनामा चुके हैं। पेपर्स। अच्छा सुलेमान साहब, एक बात का जवाब दीजिए, आपको लगता है टेरर फंडिंग जो है वो रुकेगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ, या उसको भी आप खारिज करते हैं? सबसे ज्यादा डर हमको आपको इस वक्त टेररिज्म का है, आतंकवाद का है, और हम सब जानते हैं किस तरह से ब्लैक मनी वहां पर इन्वॉल्व है। आपको लगता है कि वो खतरा कुछ कम होगा, कम से कम उन टेररिस्ट के जो हैं हाथ पैर कटेंगे इस फैसले के बाद? सबसे पहला मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट यही दिया था कि जनवरी 2014 में यूपीए के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्कीम शुरू करी थी, और उसमें जो भी नोट थे, ऐसे नोट्स थे जो जिन पे एयर नहीं था, उसको बैंक में जमा करने के लिए कहा था। तो असर पड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन ये भी देखना है कि और चीजों पे क्या असर पड़ेगा, ये भी तो देखना है। और जहां ज्यादा ब्लैक मनी है, जो असली ब्लैक मनी है, उसे निकालिए, तो ये हमारा कहना है। एजाज अली साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, मुझे खत्म करना है इस डिस्कशन को। क्या आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा ज्यादा किया जा रहा है? पहले भी इस तरह के कड़े फैसले लिए हैं सरकारों ने। पॉलिटिकल एनालिसिस और बीजेपी वाले जो है, अपने बीजेपी लीडर हजरात जो है इसके पीछे लगे हुए हैं, प्रोपेगेंडा हो रहा है। रियल ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आगे देखिए और क्या क्या होने वाला है। अभी ये लोग पैनिक में हैं। अरुण जेटली साहब पर मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मगर अभी वो बेचैन है, उनका गुजारा नहीं हो रहा है। उनको जो है कुछ ना कुछ हर एक वक्त में, हर घंटे में कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। 24 घंटे भी बैंकें खोली जाएं तो भी कम है। कितने साल लगेंगे, मुझे ये जवाब चाहिए। हमारे साहब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, उनसे मैं पूछूंगा, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से 6 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ रुपए बैंकों से एक्सचेंज हो गए तो कितने साल लगेगा, कितना टाइम लगेगा? अब बैंकों को कितना टाइम देना पड़ेगा? चलिए ठीक है, कुल मिलाकर आपको सरकार का ये फैसला प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एजाज अली साहब, सुदेश वर्मा साहब, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आप सभी का हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। आलोक जैन साहब और एपी शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई बहस के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।